हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 18 ऑफ सीआरपीसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के बारे में है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए कि भी कोई भी मैटर सेशन कोर्ट के अंदर कब स्टार्ट होता है। ओके, सो सेक्शन 193, 209 रीड विद सेक्शन 323। बाकी चैप्टर 18 जो है 225 से लेकर 237 तक तो ये सेक्शन चलेंगे ही चलेंगे। आपको बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि कोर्ट्स का डिवीज़न कैसे होता है, कि भी कोई भी मैटर डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है या उससे पहले कौन सी कोर्ट, जो लोअर कोर्ट्स जो रहती हैं उनमें भी जा सकता है क्या। तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो कोर्ट ऑफ सेशन उसी को ही बोलते हैं, बट उससे लोअर कोर्ट्स भी रहती है। आपका सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी जो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताता है, क्रिमिनल कोर्ट्स बेसिकली। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात मत करना, यहाँ पर हम सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद आपका JM1 रहता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, JM2 होता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहता है। आप सपोज़ करिए कोई मैटर आपके JM1 या लोअर कोर्ट किसी के पास चला गया, अब उस कोर्ट को ऐसे लगता है कि इस केस के अंदर ज़्यादा पनिशमेंट दी जा सकती है, तो कोर्ट्स का डिवीज़न किया गया है उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग कि इतने साल तक की पनिशमेंट ये कोर्ट देगी। अगर उस मैटर में ऐसा लगता है कोर्ट को कि इसमें ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है, तो फिर उस मैटर को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दिया जाता है। कोई भी मैटर डायरेक्टली कभी कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं जाता है, एक्सेप्ट अगर स्पेशली बताया गया है। आपने आईपीसी पढ़ा है, आईपीसी में ऑफेंस के नीचे बताया गया होता है कि इसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कौन सी कोर्ट इसे एंटरटेन करेगी, वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन लिखा होता है, कभी कभी JM1 लिखा होता है। अगर उसमें लिखा गया है कि भी ये कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा तो डायरेक्टली आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाइए। अदरवाइज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अगर उसे जाना होता है उस मैटर को, और उसमें लगे कि ज़्यादा पनिशमेंट दी जा सकती है, तो फिर वो मैटर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कमिटल कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ओके, अब ये बात किस में बोली गई है, सेक्शन 193 को देखिए एक बार, अपने बेयर एक्ट के अंदर देखिएगा, यहाँ नहीं लिखा है मैंने। सो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन कब कॉग्निजेंस लेता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट। जब एक्सप्रेसली साफ तौर पर अगर ये कहा गया है कि ये मैटर सेशन कोर्ट के अंदर जाएगा तब, और बाय एनी अदर लॉ या फिर किसी और कानून के अंदर जब आप उसे रीड आउट करते हो, अगर उसमें बोला गया है कि ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा तो उसमें वो लेके जाना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो स्पेशली अगर नहीं बोला गया है तो कोई भी मैटर डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन में वो नहीं जा सकता है एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलेस द केस हैज़ बिन कमिटेड, या उसको कमिटेड करके वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में भेजा गया है इट बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। इट्स वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 209 और रीड विद सेक्शन 323। ये बहुत बेसिक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनका नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेक्शन 209 को देखिए अपने बेयर एक्ट में, कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब मैटर जो है कोर्ट ऑफ सेशन में भेजा जा रहा है व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। जब ऐसा कोई मैटर आ गया है जो एक्सक्लूसिवली स्पेशली तौर पर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही एंटरटेन किया जा सकता है। पूरा नहीं अभी मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें सिर्फ चैप्टर 18 पे फोकस करना है। तो ये आपको 209 रीड विद सेक्शन 323। नेक्स्ट देखिए, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कॉमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जब प्रोसीजर चल रहा है, आपकी इंक्वायरी और ट्रायल का कॉमेंसमेंट हो चुका है, मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड, और उस दौरान मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि क्या लगता है कि भी इसको कमिट कर दिया जाना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास। इसका थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी मैटर चल रहा है, उसकी इंक्वायरी या कोई प्रोसीजर चलने लग रहा है उस मैटर का, इट अपीयर्स टू हिम एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अब किसी भी स्टेज पर जो प्रोसीडिंग चल रही है वो किसी भी स्टेज पे पहुंच चुकी है और उस दौरान मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है बिफोर साइनिंग द जजमेंट, लेकिन जजमेंट अभी साइन नहीं हुआ होना चाहिए, ये एक इसमें स्पेशल बात है। अगर जजमेंट साइन हो गया है फिर ये चीज़ नहीं लगेगा। बिफोर साइनिंग द जजमेंट दैट द केस इज़ वन विच ought टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। और उसे ऐसा लग रहा है कि भी ये मैटर इस तरीके का है, किस तरीके का है, जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा दी जा सकती है, तो इसका कमिटल कर देना चाहिए। ही शैल कमिटेड टू दैट कोर्ट अंडर द प्रोविज़न हेयर एंड आफ्टर कंटेन्ड। तो जो हमने अभी बात करी 209 के अंदर ये कमिटल की बात हो रही है इसमें, एंड देयर अपॉन द प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 18। और चैप्टर 18 क्या है आपका,
कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है, शैल अप्लाई टू द कमिटमेंट सो मेड। तो कोर्ट में जजमेंट साइन होने से पहले कोर्ट को ऐसा लगता है कि भी मुझे इसका कमिटल कर देना चाहिए, ज़्यादा पनिशमेंट आ रही है इसके अंदर, 209 के अंदर वो कमिटल कर देगा। और फिर इसका प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा, जो आपके चैप्टर 18 जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके तरीके से उस मैटर को डिसाइड किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। अब चलिए चैप्टर 18 समझ लेते हैं क्या कहता है। सेक्शन 225 देखिए क्या कहता है। मैंने यहाँ सिर्फ हेडिंग लिखी है, पूरा सेक्शन नहीं लिखा है, सो आप अपने बैरेक्स में देख लीजिएगा। और बहुत सिंपल है, अभी कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी बात बोली गई है। सो 225 कहता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपको पता होगा क्रिमिनल केस जो है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, उसमें ऐसे नहीं है कि भी ए वर्सेस बी, मतलब किसी व्यक्ति का नाम जैसे सुरेश वर्सेस रमेश इस तरीके से नहीं चलता है, सुरेश वर्सेस स्टेट इस तरीके से चलता है। तो और स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही यहाँ पर काम होता है स्टेट को प्रेजेंट करना और इस केस को मतलब स्टार्ट करना। ओके, तो सेक्शन 225 आपका यही कहता है, जब मैटर क्रिमिनल केस है आपका ऑफकोर्स, तो ट्रायल स्टार्ट मतलब ओपन किसके द्वारा किया जाएगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाता है। ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। जब कोई मैटर कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है, द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भी जो विक्टिम है क्या वो अपना खुद का वकील नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेगा, वो चाहे तो अपना कोई वकील हायर कर सकता है, लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करेगा। वो ऐसे नहीं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को साइड करके वो खुद चला गया केस लड़ने, ऐसे नहीं होगा, वो उसे असिस्ट करेगा। काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही रहेगा उसको कंडक्ट करने का उस ट्रायल को, राइट। आगे देखिए सेक्शन 226 क्या कहता है, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन में तारीख पड़ी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गया, उसने कोर्ट में सारी चीज़ें ओपन करी कि भी ये व्यक्ति है, ये केस है, इसके अगेंस्ट चलाया जा रहा है। अब केस की ओपनिंग हो रही है। ओपनिंग किस तरीके से, जब वो एलिगेशंस बताएगा कि भी इस व्यक्ति को इस ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया गया है और ये चीज़ें बरामद हुई है। ओके, व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर, तो एक्यूज्ड अपीयर क्या होता है, जब वो सरेंडर करता है, अपनी मर्जी से कोर्ट के सामने अपीयर होता है। और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। ब्रॉट बिफोर द कोर्ट कैसे होता है, जब उसको अरेस्ट करके लेके लाया जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209। अब 209 हमने पढ़ाई था कि भी लोअर कोर्ट में केस किया, लेकिन लगा कि भी पुलिस रिपोर्ट पे जो बना था कि इसमें पनिशमेंट ज़्यादा हो सकती है, तो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर भेज दिया गया, सॉरी, और फिर वहाँ व्यक्ति को लेकर आया गया, ठीक है। ओके, द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द एक्यूज। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर जो है वो उस व्यक्ति को जब लाया जाएगा तो वो सारे चार्जेस बताएगा कि भाई किस किस चार्जेस के अंदर, किस किस ऑफेंस के अंदर इस व्यक्ति को पकड़ा गया, एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। और जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए, क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट होती है, कोई स्टेटमेंट होती है, कुछ चीज़ बरामद हुई है, हथियार वगैरह जो है वो सारी चीज़ें पेश की जाएगी, और वो जिससे ये दिखाएगा कि भी इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है। दिस इज़ क्लियर। सेक्शन 227 देखिए, डिस्चार्ज। अब बाद में बताऊंगी डिस्चार्ज और एक्विट में क्या डिफरेंस होता है, ये देख लीजिए। इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस। अब जो रिकॉर्ड्स, जो भी स्टेटमेंट्स वॉट एवर, जो भी उस केस के रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है वो कोर्ट के सामने पेश किया गया है, उसका कंसिडरेशन हुआ, उसको देखा गया है कोर्ट के द्वारा, एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर ओपन, और जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ कोर्ट में सबमिट किया गया है, एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड, तो एक्यूज का जो भी सबमिशन रहा है उसको सुनने के बाद, एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ द जज कंसीडर्स दैट देयर इज़ नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज। तो प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद वो जो भी चीज़ें बरामद करता है, जो भी स्टेटमेंट्स, जो रिकॉर्ड्स लेकर आता है कोर्ट के सामने, उसे सुनने के बाद, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये सफिशेंट नहीं है, इसके खिलाफ केस चलाने के लिए ये मटेरियल सफिशेंट नहीं है, ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड हिज रीज़न फॉर सो डूइंग। और कोर्ट को अगर लगता है नहीं, ये नहीं व्यक्ति ये एक्यूज नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को वो डिस्चार्ज कर सकता है, उसको रिहा कर सकता है, ये डिस्चार्ज है। एक्विट क्या होता है, एक्विट होता है जब ट्रायल चला,
दोनों पक्षों की बात सुनी गई, एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए, सारी प्रोसीडिंग चली और इन द एंड जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हो पा रहा है एविडेंसेस को सुनने के बाद, देखने के बाद, तब वहाँ पर उसको एक्विट कर दिया जाता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्चार्ज और एक्विट में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर हो गया। सेक्शन 228 देखिए क्या कहता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो अब चार्जेस को फ्रेम किया जा रहा है। डिस्चार्ज हमने देख लिया, अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या है, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। इफ़ आफ्टर कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड, तो अभी हमने जो इससे पहले 3 सेक्शंस में पढ़ा, कोर्ट को वो सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको देखने के बाद कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि भी हाँ, इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, तो उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहता है, ओके, द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। और कोर्ट जो प्रिज्यूम करता है कि भी हाँ, इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया होगा। अब इसमें ए और बी बताया गया है। ए और बी में यही है सिंपल कि भी कोई मैटर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उसमें किस तरीके से चार्ज फ्रेम होगा, या फिर जो मैटर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है उसमें किस तरीके से चार्ज फ्रेम होता है। ये देखिए, इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मैटर जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, मैटर कोर्ट के सामने है और कोर्ट को ऐसा लगा नहीं, ये जो मैटर है लोअर कोर्ट के पास भी एंटरटेन किया जा सकता है, तो वहाँ पर उसको केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लोअर कोर्ट के पास। पढ़ लेते हैं इसको। ही मे टर्म यूज़ की गई है, ठीक है, शेल नहीं है, क्योंकि बी में शेल लिखा गया, यहाँ पर मे है। ही मे फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अगर मैटर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में कोर्ट चाहे तो चार्ज फ्रेम कर सकती है, मे टर्म है, ओके, अगेंस्ट द एक्यूज एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफ़र द केस फॉर ट्रायल टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कोर्ट ऑफ सेशन से लोअर जो आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट रहती है या फिर JM1 जो रहती है, तो कोर्ट चाहे तो चार्जेस फ्रेम करे या नहीं भी करे, उस मैटर को जो है अपनी लोअर कोर्ट के पास वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर वहाँ पर चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं, ओके। सो और एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or as the case may be the chief judicial magistrate of the first class। तो मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है CJM के पास या फिर JM1 के पास ऑन सच डेट एज ही डीम्स फिट, और फिर उसके लिए एक तारीख रख दी जाती है कि भाई इस तारीख को जो है कोर्ट में, उस लोअर कोर्ट के अंदर उसे अपीयर होना पड़ेगा। And thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted on a police report। तो उस मैटर को लोअर कोर्ट CJM या फिर JM1 के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एक तारीख फिक्स कर दी जाती है कि भी इस तारीख में यहाँ पर अपेयर होना है और वो मैटर वहाँ चलाया जाएगा। सिंपल। भी देखिए, इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। जब मैटर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। तो यहाँ शेल टर्म है, तो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा तो ऑफकोर्स उन्हीं के द्वारा इसके चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, रिटन फॉर्म में होगा, राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। तो एक्यूज के अगेंस्ट जो है चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। सेकेंड देखिए, वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लोज बी और सब सेक्शन 1। तो बी क्या था, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इसके अंदर जब चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज। तो जो चार्ज एक्यूज के खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो उसे पढ़कर और उसे समझाए जाएंगे कि भाई तुम्हें क्या, तुम्हारे अगेंस्ट क्या क्या चार्ज, जो ऑफेंस जो है लगाए जा रहे हैं। एंड द एक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड। और एक्यूज से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये जो चार्ज लगे जा रहे हैं, क्या तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो, प्लीड गिल्टी करते हो, या तुम चाहते हो कि इसका ट्रायल चला जाए। मतलब वो डिनाई कर देगा तो ऑफकोर्स उसका ट्रायल चलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई गेस क्लियर हो गया होगा, कुछ भी ट्रिकी नहीं है इसमें। अब 229 देखिए, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। तो इससे पहले हमने देखा कि वो प्लीड गिल्टी करेगा या नहीं करेगा। अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो सिंपल है, उसके बाद उसे कन्विक्शन कर दिया जाएगा, फिर ट्रायल का कोई मतलब नहीं बनता है। इफ़ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, तो एक्यूज अगर गिल्टी प्लीड करता है, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली। तो जज की ये ड्यूटी रहती है कि उसने जो प्लीड गिल्टी किया है उसको रिकॉर्ड करेगा एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर अपॉन, और फिर उसके अकॉर्डिंग जितनी भी पनिशमेंट उसके लिए बनती है वो उसको पनिश करेगा। ओके, अब 230 देखिए,
डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब सपोज करिए कि वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, नहीं करेगा तो ऑफकोर्स ट्रायल चलाया जाएगा। ओके, इफ़ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड, और अगर जो एक्यूज्ड है वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, और वो कहता है कि भाई हाँ मेरा तो ट्रायल चलाया जाए, और इज़ नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, तो अभी 229 जो हमने पढ़ा उसके अंदर उसे कन्विक्शन नहीं होता है, तो द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, तो जज जो है एक नेक्स्ट डेट फिक्स करेगा कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन करने के लिए, एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, या फिर जो प्रोसिक्यूशन है, जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एक एप्लीकेशन देगा, इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो जो नेक्स्ट डेट फिक्स की जाएगी उसमें जो है जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एप्लीकेशन करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये जो विटनेसेस है इनको बुलाया जाए कोर्ट के अंदर, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बरामद किए जाए उस तारीख पर कोर्ट के अंदर। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 231 क्या कहता है। सेक्शन 231 देखिए, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब कोर्ट ने एक डेट फिक्स कर दी गई है, प्रोसिक्यूशन के जितने भी विटनेस है, एविडेंसेस को जो बुलाया जा रहा है उस तारीख पर उसे सुना जाएगा। ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स द जज शैल proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। तो प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात को, अपने उन एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए जितने भी एविडेंस, जितने भी विटनेस बुलाए हैं उनको कोर्ट अब सुनेगा। सेकंड देखिए, द जज में इन हिज डिस्क्रिशन, तो जज जो है अपनी डिस्क्रिशन मतलब विवेकानुसार, अपनी समझ के अनुसार, परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड। तो किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन वो डेफर्ड कर सकता है, मतलब पोस्टपोन कर सकता है कि भी पहले हम इसकी बात सुन ले, ये क्रॉस एग्जामिनेशन हम बाद के लिए रख देते हैं इसका, अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, कि वही जो मैंने आपको बताया कि भी जब तक पहले इस विटनेस को सुन लिया जाए फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसको वो पोस्टपोन कर सकता है। ओके, और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, या फिर किसी विटनेस को एक बार सुना जा चुका उसको दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है, दोबारा से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। अब 232 देखिएगा, एक्विट क्या होता है, एक्विटल। इफ़ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुनने के बाद, लेने के बाद, एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, तो ये सारी बातें सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन की बातें सुनने के बाद, उसके डिफेंस के जो पॉइंट्स है वो सुनने के बाद, द जज कंसीडर्स दैट देयर इज़ नो एविडेंस दैट द एक्यूज कमिटेड द ऑफेंस, तो कोई भी ऐसा एविडेंस जो है ये प्रूव नहीं कर पा रहा है कि इसी व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया है, द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल। तो कोर्ट चाहे तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, उन सबको कंसीडर करके उसके एक्विटल मतलब उसकी रिहाई का वो ऑर्डर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 233, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब एक्विटल नहीं हुआ है तो फिर आगे की बात चलेगी उसमें। वेयर द एक्यूज्ड इज़ नॉट एक्विटेड, तो यहाँ पर अभी इसको एक्विट मतलब रिहा नहीं किया गया है, कोर्ट को ऐसे लग रहा है कि भी हाँ इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है, अंडर सेक्शन 232 ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस। तो अब एक्यूज्ड को बोला जाएगा कि भाई अब तुम अपने पक्ष में अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब तुम सबूत लेकर आओ, एंड एड्यूज एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट ऑफ, मतलब एड्यूज मतलब सबमिट करना, कि भी अब तुम कोई भी अपना ऐसा एविडेंस प्रस्तुत करो, सबमिट करो जिससे तुम अपना बचाव कर सको, अपनी इनोसेंस प्रूव कर सको। सेकेंड देखिए, इफ़ द एक्यूज पुट्स इन एनी रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट जो उसको सपोर्ट कर सके वो ला सकता है। जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड, और तो जो भी वो रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर लेकर आता है अपने इनोसेंस को सपोर्ट करने के लिए, उस रिटर्न स्टेटमेंट को उस रिकॉर्ड के अंदर वो फाइल करेंगे जज, ठीक है। इफ़ द एक्यूज अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, तो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए वो किसी विटनेस के अटेंडेंस को कंपेल कर सकता है कि भी उस व्यक्ति को बुलाया जाए, वो मेरे पक्ष में गवाही देगा। ओके, और द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ है, वो उसको भी बुला सकता है। द जज शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस ही कंसीडर, तो उसकी बात सुनकर जो है जज जो है इशू कर सकता है कोई ऐसा ऑर्डर, ठीक है। इशू प्रोसेस सच प्रोसेस अनलेस ही कंसीडर, अब अनलेस टर्म लिखा गया देखिए, ही कंसीडर्स फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट सच एप्लीकेशन शुड बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़
मेड फॉर द पर्पज ऑफ वेक्सेशन और डिले और फॉर डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। लेकिन अगर एक्यूज्ड जानबूझकर ऐसे विटनेसेस को बार बार बुला रहा है जिसका पर्पस सिर्फ डिले करना है या फिर जस्टिस को डिफीट करना है, कोर्ट का समय बर्बाद करना है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है इशू नहीं करेगा ऑर्डर, कंपेल नहीं करेगा कि भी उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर बुलाया जाए। कई बार होता है एक्यूज इस तरीके की कोशिश करता है कि भी ये मैटर डिले होता जाए, उसे पता है कि वो एक्यूज्ड है, मतलब उसको पता है कि उसने वो ऑफेंस किया है, तो इस तरीके की कोशिशें की जाती है, या फिर किसी विटनेस को अननेसेसरी हैरेस करने के लिए भी इस तरीके की ट्रिक की जाती है। तो कोर्ट चाहे तो ऐसे विटनेसेस को वो कंपेल नहीं करेगा कि भी नहीं तुम फिर भी कोर्ट में आओ, और एक्यूज की ऐसी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 234 आर्ग्यूमेंट्स। सेक्शन 234 को देखिए क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट्स। अब when the examination of the witness for the defense is complete, तो डिफेंस ने जो अपने विटनेसेस बुलाए उनका एग्जामिन हो चुका है, the prosecutor shall sum up his case। अब प्रोसिक्यूटर की आपने बात सुन ली है, आपने डिफेंस की बात सुन ली है, उसके बाद क्या है, सम अप करना होता है, मतलब उस चीज़ को ख़त्म करना होता है। तो जो प्रोसिक्यूटर है शैल सम अप हिज केस, तो अपना केस जो है वो सम अप करता है। एंड द एक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। अब जब प्रोसिक्यूटर डिफेंस की सारी दलीलें होने के बाद जो है प्रोसिक्यूटर सम अप कर रहा है, अगर प्रोसिक्यूटर जो डिफेंस है वो कोई अगर क्वेश्चन रेज कर देता है तो फिर दोबारा प्रोसिक्यूटर जो है उसका जवाब देगा, रिप्लाई करेगा। ओके, नाउ प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज़ रेज्ड बाय द एक्यूज्ड। अब जब एक्यूज्ड जो है अपने डिफेंस में विटनेसेस लेकर आ रहा है, अगर कोई वो लॉ पर कोई पॉइंट रेज कर देता है और हिज प्लीडर द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच लॉ पॉइंट, तो उस लॉ पॉइंट के ऊपर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्लाई करेगा, जवाब देगा कि भाई ये अगर ऐसे है तो इसका जवाब इस तरीके से है, मतलब वो दोबारा से एक्यूज को गिल्टी बनाने की फिर से कोशिश करेगा, सिर्फ उस लॉ पॉइंट का जवाब देगा, सारी कहानी फिर से शुरू नहीं होगी। अगर एक्यूज कोई लॉ पॉइंट रेज करता है तो सिर्फ उसी का ही वो जवाब देता है। तो 235 देखिए, जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, दोनों तरफ की बात सुन ली गई है, प्रोसिक्यूटर की भी और एक्यूज की भी, दोनों की सारी बातें सुन ली गई है, एविडेंसेस वगैरह विटनेस सब हो चुका है। आफ्टर हेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ, तो आर्ग्यूमेंट सुन लिया गया, पॉइंट ऑफ लॉ जो रेज किया गया उसका रिप्लाई भी हो चुका है। द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस, फिर जो कोर्ट जो है अपना जजमेंट देगा। ओके, नाउ इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, और अगर दोनों तरफों की बात सुनने के बाद अगर एक्यूज को कन्विक्ट किया जा रहा है, द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360 क्या है कि अगर उसके गुड कंडक्ट के ऊपर उसकी जो पनिशमेंट कुछ कम कर दी जा रही है या फिर जो भी है, कोर्ट जो 360 अभी नहीं डिस्कस करूँगी वरना फिर से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 360 में अगर जो है जज गया है हियर द एक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर 360 में जा रहा है तो पहले उसका जो पनिशमेंट है वो कम किया जा सकता है वॉटएवर, और अगर वो 360 में नहीं जा रहा है तो उसके बाद जो है कोर्ट अपना जजमेंट देगा। राइट, सिंपल है। अब 236 देखिए, प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन क्या होता है, अगर एक्यूज पहले भी कभी किसी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट हो चुका है तो अब उस पॉइंट को यहाँ रेज किया जाएगा। जब ये ट्रायल चल रहा था, वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे, तब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, जजमेंट आ रहा है तब प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात की जाए कि भाई इसने ये पहले भी ऑफेंडर रह चुका है, पहले भी इसे कन्विक्शन हुआ है, तो इसकी कन्विक्शन को रेज किया जा सकता है, तो प्रीवियस कन्विक्शन के ऊपर है। इसमें देखते हैं 236 प्रीवियस कन्विक्शन। तो सेक्शन 236, in a case where a previous conviction is charged under the provision of subsection 7 of section 211, तो 211 का subsection 7 जो है previous conviction के बारे में बताता है जिसमें punishment enhance हो सकती है। ओके, so and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, और जो accused है वो ये एडमिट नहीं करता है कि भाई वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है किसी मैटर के अंदर। ये देखिए, जब ट्रायल चलता है तब कभी भी प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो कोर्ट है वो बायस हो जाए, वो ट्रायल शुरू होने से पहले ये मान ले कि ऐसा चांसेस रहते हैं कि कोर्ट ये मान ले कि हाँ ये ऑफेंस जो है इसी व्यक्ति ने किया होगा, तो शुरुआत में कहीं पर भी प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात नहीं की जाती। जब जजमेंट आ जाता है तब इसके बारे में बात होती है। ओके, convicted as alleged in the charge, the judge
may, after he has convicted the said accused under section 229 and section 235, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. तो जो उसका प्रीवियस कन्विक्शन की जो बात हो रही है और वो डिनाई कर दे कि नहीं मैं प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ, तो उसके इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए फिर एविडेंस लाए जाते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि भी वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है अगर वो डिनाई करता है तो. Provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 229 and 235. तो यही जो मैंने बताया कि शुरुआत में इस चीज़ के बारे में बात नहीं होती है, बाद में इस चीज़ के बारे में देखा जाता है कि वो व्यक्ति प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. डिनाई कर दे तो एविडेंस आते हैं और एविडेंस से अगर ये पता चल जाता है कि भी हाँ वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर जो कोर्ट जो है उसकी पनिशमेंट तैयार करता है, मतलब सोचता है, उसको वो पनिशमेंट देता है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखिए 237, ये लास्ट सेक्शन 237 को देख लेते हैं. लास्ट सेक्शन है प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब सेक्शन 2. तो ये सिर्फ प्रोसीजर बता रहा है, अगर कोई मैटर इंस्टीट्यूट हुआ है सेक्शन 199 के सब सेक्शन 2 के अंडर, तो कोर्ट ऑफ सेशन में क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है इस मैटर के लिए. तो सब सेक्शन 2 है, आई गेस डिफेमेशन के बारे में है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को अगर आप डिफेम करते हो तो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चलता है. ठीक है, देखिए a court of session take cognizance of an offence under subsection 2 of section 199 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant case instituted. तो कोर्ट ऑफ सेशन में जब ये मैटर जाएगा तो उसे एज ए वारंट केस की तरह ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट बिफोर अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. वेरी सिंपल. प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom the offence is alleged to have been committed. तो प्रोवाइजो क्या बताया जा रहा है, जिस पर्सन के अगेंस्ट जो है ये ऑफेंस कमिट किया गया है, अनलेस वाली लाइन को छोड़कर आगे का पढ़ लेते हैं. कमिटेड शैल बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन. तो उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन के विटनेस की तरह आप ट्रीट कर सकते हो. अब वो अनलेस वाली लाइन पढ़ते हैं. अनलेस द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्टेड. लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने स्पेशली रीज़न के साथ इसको बोल दिया गया है कि नहीं, इसे एज ए विटनेस नहीं आप ट्रीट कर सकते, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज उस पर्सन को आप कैसे बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस, तो उसको एज ए विटनेस की तरह आप एग्जामिन कर सकते हो. आगे देखिए सेकंड, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ ईदर पार्टी देयर टू सो डिज़ायर और इफ द कोर्ट थिंक फिट सो टू डू. तो ये जो ट्रायल चलेगा तो इसे कैमरे के अंदर ट्रायल चलाया जाएगा, या तो कोई पार्टी दोनों में से कोई भी बोल दे कि भी हाँ ट्रायल जो है कैमरे के अंदर होना चाहिए, या फिर कोर्ट को खुद से भी लगे तो भी इसका ट्रायल अंडर कैमरा हो सकता है. ओके, थर्ड देखिए, इफ़ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्विट ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज. अब यहाँ पर अगर एक एक्यूज है या एक से ज़्यादा एक्यूज हैं, उनके बारे में बात हो रही है, एंड इज़ ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल कोज फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम और एनी ऑफ देम. और कोर्ट को ऐसा लगता है कि भी कोई भी ग्राउंड नहीं बन रहा है इनमें से किसी एक व्यक्ति या सबके खिलाफ जो है ये चार्ज लगाने के लिए, इट मे बाय इट्स ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और एक्विट. तो कोर्ट चाहे तो उनमें से सभी को या किसी को भी डिस्चार्ज या एक्विट वो कर सकती है. डायरेक्ट द पर्सन अगेंस्ट whom the offence was alleged to have been committed other than the president, vice president or the governor of a state or administrator of a union territory. तो मतलब अगर इन लोगों के खिलाफ हुआ है तो उनके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे. To show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one. तो अगर आप जो जिसके अगेंस्ट आप एक्यूजेशन कर रहे हैं वो एक्यूज नहीं बन पा रहा, उसके लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बन पा रहा है, तो दूसरी पार्टी से ये पूछा जाएगा कि भाई तुमने जो एलिगेशन लगाए थे अब तुम्हें इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, एक एक्यूज़ को या सारे एक्यूज़ को जैसे भी रहे. तो उनसे पूछा जाएगा अब तुम पे कंपनसेशन क्यों नहीं लगाया जाए कि इसको एक्यूज़ बनाने के लिए. द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कोज विच मे बी शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्टेड, एंड if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, it may for reason to be recorded make an order that the compensation to such amount not exceeding 1000 rupees. तो वही अगर उस पर कंपनसेशन उस व्यक्ति पे लगाया जा रहा है कि भाई तुमने गलत एलिगेशंस लगाई है, तो ये जो कंपनसेशन है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1000 रुपीज़ से. एज इट मे डिटरमाइन बी पेड बाय सच पर्सन टू द एक्यूज और ईच और एनी ऑफ देम. तो एक है या एक से ज़्यादा एक्यूज्ड हैं उन सबको ये पे किया जाएगा.
फिफ्थ देखिए, कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 4, तो जो अभी 1000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है कंपनसेशन जो उसको दिया जा रहा है, शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट, तो इसको इस तरीके से रिकवर किया जाएगा कि जैसे मजिस्ट्रेट ने उस पर फाइन इम्पोज किया था। सिंपल है। 6 देखिए, नो पर्सन हु हैज़ बिन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section। तो बेशक से अगर आप उसे एज ए फाइन कंपनसेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपसे ये राइट नहीं लिया जाएगा कि भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं दायर कर सकते। ठीक है, फाइन पे करना इज़ अ डिफरेंट थिंग और सिविल और क्रिमिनल केस फाइल करना ये अलग चीज़ रहती है। नाउ प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज फ्रॉम अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। आगे चलते हैं। 7 देखिए, द पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4, जिस व्यक्ति को सबसेक्शन 4 के अंदर ऑर्डर किया जा रहा है टू पे कंपनसेशन में अपील फ्रॉम द ऑर्डर, तो वो अपील में भी जा सकता है, जिससे आप कंपनसेट करवा रहे हो ना, फाइन लगा रहे हो, वो अपील में भी जा सकता है इन सो फार एज इट रिलेट टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द हाई कोर्ट। When an order for payment of compensation to an accused person is made, तो जब ये कंपनसेशन का ये जो पेमेंट करने का जो ऑर्डर हो गया है, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील हैज़ elapsed। तो अगर वो व्यक्ति अपील में जाता है, तो जब तक अपील का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसको वो फाइन पे नहीं करना है। और इफ़ एन अपील इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज़ बिन डिसाइडेड, या फिर जो अपील है वो डिसाइड नहीं होगी है, जब तक दोनों में से कोई भी सिचुएशन है तब तक उसे वो फाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा था आपका कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के बारे में। आई होप कि भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए और मैं आपके आंसर्स का जवाब दूंगी। चाहे थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन आंसर ज़रूर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।